हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्ट्रगल डेज। हम इस अपने रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम की जर्नी में एक पहला पड़ाव खत्म कर चुके थे, जो कि ये था कि 15 दिसंबर जो 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में जो आया था, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब बारी आती है अगले पड़ाव की। तो 15 दिसंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड में जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम सारे डिस्कस करते हैं। और उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आगे अपने 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक शिफ्ट से, हम वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपने एग्जाम की। तो पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ आपका आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग आपकी आएगी 30 नंबर की, और जीएस भी आपका आएगा 40 नंबर का। अगर हम बात करते हैं अपने एग्जाम में कि कितना स्कोर करें कि हम सेफ रहें, तो इसमें जहां तक आप मुझसे मुझसे पूछते हो कि अगर आप लेवल 6 की जॉब के लिए आप प्रिफर किए हो, प्रेफरेंस को फिल किए हो, तो कम से कम आपको 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि 90 प्लस स्कोर आपका सेफ स्कोर होगा, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आपकी आई थी 25,000 वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे। तब आपकी कट ऑफ गई थी 88 नंबर, इलाहाबाद जोन से। लेकिन अब की बार आई है सिर्फ 8,113 वैकेंसी। तो क्या आपकी 90 प्लस कट ऑफ नहीं जा सकती है? ये आप खुद ही अपने आप में सोच सकते हो और बता सकते हो। तो अब हम ये स्कोर कैसे करें कि हमारा 90 प्लस स्कोर आ सके। इसके लिए हम हमको सबसे पहले ये करना होगा कि मैथ में हमको 27 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। रीजनिंग में भी आपको 20 प्लस 7 सही करने होंगे। जीएस में जीएस में आपको स्कोर 35 प्लस करना पड़ेगा और सही क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आप जाके आपको 90s में स्कोर मिलेंगे, तब जाके आप एक सेफ जगह पे रहोगे। अगर आप 25 नंबर भी करते हो रीजनिंग और मैथ में, तो आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि जीएस में 30 नंबर लेते आएंगे, तो बनेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 80 80 स्कोर। तो क्या 80 स्कोर लेवल 6 की जॉब के लिए सही है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि अब यार वैकेंसी भी ज्यादा है, और पिछले 5 साल में बेरोजगारी की दर भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। बहुत से लोग फॉर्म फिल किए हैं। तो आपको 90s में स्कोर करने पड़ेंगे। इसी को लेके हम अपने जीएस सीरीज को एक जीएस सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आपका जो जीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो उसके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपने इस नेक्स्ट जर्नी को। सबसे पहले क्वेश्चन जो था कि जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहा। तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। और इनका जो कार्यकाल था वो आजादी के बाद से 1947 से 1964 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अब हम ये बात कर सकते हैं इसमें कि और कितने क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो देखो, पीएम के बारे में हम सारी जानकारी अभी इकट्ठा करके आपको रिलेट कर लेते हैं। अगर आप कहीं से पढ़े हो फिर भी आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हो फिर भी आपको एक एक चीजें मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे नियुक्त होता है, और भी सारी चीजें, जैसे इनका त्यागपत्र किसे दिया जाता है, ये शपथ कैसे ग्रहण करते हैं। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री होता क्या है, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत भारत संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। अब यहां से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, व्यवस्था। अब यहां से एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका किस कंट्री से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। एक बार मुझे पढ़ा लेने दो एक क्वेश्चन, उसके बाद में जितने क्वेश्चन बनेंगे हम सारे डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है। इसके जो 3 पिलर है, वो पहला है आपका न्यायपालिका, जिसे ज्यूडिशरी बोलते हैं। दूसरा है आपका कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरी है आपका विधायिका, जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं।
अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आपका आता है कार्यपालिका में, क्योंकि कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जिनका जो आर्टिकल है ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में है, और इन पर महाभियोग आर्टिकल 61 के थ्रू लगाया जाता है। अभी हम आप अपने आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 51 52 और 61 इम्पीचमेंट क्या होता है, मतलब महाभियोग क्या होता है, कैसा लगता है। तो वो आगे अगले अगले आपके स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम जानते हैं कि कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन ये सिर्फ नॉमिनेटेड होता है, ये सिर्फ नाम मात्र होता है, नॉमिनेटेड नहीं, सॉरी, ये सिर्फ नाम मात्र होता है। लेकिन जो रियल हेड होता है वो आपका होता है प्राइम मिनिस्टर। रियल हेड आपका प्राइम मिनिस्टर होता है कार्यपालिका का। अब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो इसके लिए दो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल आपका मंत्रि परिषद के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रि परिषद का गठन होता है। राष्ट्रपति की हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मंत्रि परिषद की गठन होते हैं। और आपका जो 75 बोला जाता है वो उसमें ये बोला जाता है कि मंत्रि परिषद का जो अध्यक्ष होगा, जो हेड होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, मतलब प्रधानमंत्री। मंत्रि परिषद का जो हेड होगा, मंत्रि परिषद का जो हेड होगा वो होगा आपका पीएम, प्रधानमंत्री। तो इतना समझ में आया कि प्रधानमंत्री होते क्या है, किस आर्टिकल में है। अब कैसे नियुक्त होते हैं इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। सरकार का जो सारा दायित्व होता है वो प्रधानमंत्री के ही ऊपर होता है। ये भी एक क्वेश्चन बना है। अब मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो मंत्रिपरिषद में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जो होते हैं, उप मंत्री जो होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका करता है राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए आपका एक प्रक्रिया होती है। एक आपका जो संसद के तीन पार्ट होते हैं, संसद के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति भी होता है। इसमें जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में जिसमें आपकी 543 सीट है, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो 543 सीट में से इसमें जो बहुमत, जो पार्टी बहुमत में आती है, बहुमत प्राप्त करने के लिए आपको 543 में से 272 सीट लानी ही लानी पड़ती है। जैसे अभी मई अप्रैल में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो इसमें बहुमत में सरकार नहीं थी, इसमें आपका गठबंधन किया गया था। तो जो बहुमत में सरकार होती है उसी में उसका जो नेता होता है, ये आपकी बहुमत की सरकार बन गई, बहुमत की सरकार। और इसका जो आपका जो बहुमत की सरकार जो बनती है, इसकी पार्टी जो होती है, उसका जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब जब इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया तो इनको एक आमंत्रण मिलता है राष्ट्रपति के द्वारा। आमंत्रण जब मिलता है तो इनको अपने सदन में जाकर विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। जब इनको विश्वास मत हासिल हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास इसको राष्ट्रपति के पास लेके जाया जाता है और एक समारोह होता है। समारोह में आपका जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा देते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा देते हैं। ठीक, तो जब शपथ दिलवा देंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है।
इतना समझ में आया कि निर्वाचन के बाद जो मेजॉरिटी दल के नेता होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्त जब हो जाते हैं तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा एक आमंत्रण भेजा जाता है। आमंत्रण के साथ इनको अपना विश्वास मत हासिल करना होता है। अब विश्वास मत क्या होता है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब विश्वास मत जब हासिल हो जाता है तो समारोह में बुलाया जाता है और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलवा देते हैं। अब आपका अब बात ये होती है कि इनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। पीएम की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज। तो आपकी जो लोकसभा है उसमें आपकी 25 साल। हाँ, एक बात मैं ये बात बता दूं कि पीएम जो होता है वो कोई भी पीएम बन सकता है, वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी हम पीएम बना सकते हैं। और अगर वह इन दोनों का सदस्य नहीं है तो अगर उनको पीएम बना दिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है तो उनको 6 माह के अंदर सदस्यता हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, आपको भी पीएम बनाया जा सकता है, लेकिन आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में से 6 माह के अंदर आपको उसकी सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। तो अब जब मिनिमम एज की बात करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य जो होता है वो पीएम बन सकता है। लोकसभा के सदस्य बनने की जो मिनिमम एज होती है वो है आपका 25। राज्यसभा सदन की जो मिनिमम एज होती है वो आपका बनने की है वो 30। तो जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो जो 25 जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अगर 25 साल के हैं तो मिनिमम एज उनकी 25 है, तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। इतना समझ में आया। अब मैक्सिमम एज क्या होती है। मैक्सिमम एज आपका लिमिट नहीं है, लिमिट आपकी नहीं है। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, इनको शपथ आपके प्रधानमंत्री जी को शपथ आपके राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। इनका जो टेन्योर होता है, टेन्योर आपका मिनिमम 5 साल होता है, मैक्सिमम इनकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो मिनिमम में भी आपका जो 5 साल का इनका टेन्योर है इसमें भी ये एक निश्चित नहीं है। एक्चुअल में ये होता है कि जब इसमें आप जो अगर विपक्ष पार्टी इनको आप विश्वास प्रस्ताव हासिल कर दिया, अगर आप विश्वास प्रस्ताव सदन में जारी कर दिया तो इनको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, इसको बहुमत हासिल इनको दिखाना पड़ता है। अगर ये अपना विश्वास पत्र या फिर बहुमत नहीं दिखा पाए तो वहीं पे सरकार गिर जाती है इनकी। अब जब सरकार गिर गई, जो टेन्योर 5 साल का होता है, यहीं से आपका नेक्स्ट इलेक्शन होता है। इतना समझ में आया। इनका जो टेन्योर होता है मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वो 5 वर्ष होता है। एक्चुअली में जो राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मतलब कि वही नियुक्त किया जाता है, ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब तक बहुमत होता है तब तक इनकी सरकार होती है। आप ये स्टार मार कर लो कि जब तक बहुमत होगा, बहुमत होगा तभी तक तभी तक सरकार होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन बना लिए, डिस्कस करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो थे, हम्म जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट पीएम थे। फर्स्ट पीएम के साथ साथ इनका टेन्योर 1947 से 1964 था। अब जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। ये कहाँ से आया, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कि संसदीय व्यवस्था की कितनी पिलर है। आपका जुडिशरी न्यायपालिका, आपका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तीसरा लेजिस्लेचर विधायिका। अब कार्यपालिका का जो नाम मात्र हेड होता है, ये बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्यपालिका का नाम मात्र हेड कौन होता है। तो वो होता है आपका प्रेसिडेंट। आपका ये होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 52। और इनको इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, महाभियोग क्यों आपका महाभियोग किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, वो है आर्टिकल 61। आपका जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 74। प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 75। और इसी के बाद एक 76 आर्टिकल आता है जिसमें आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी चर्चा किया गया है। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी आपका 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में आ गई। मंत्रिपरिषद में आपका जैसे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब भी बताया गया है। जो 75 है उसमें मंत्रिपरिषद का हेड जो होता है वो पीएम है, ये बताया गया है।
अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब जो संसद होती है उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और आपका पार्लियामेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य, अरे सॉरी, संसद का सदस्य कौन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। ऑप्शन में होगा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री। तो आपका प्रधानमंत्री जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, सॉरी, संसद का अंग नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें 543 सीट होते हैं, जिसमें जो पार्टी होती है उनको बहुमत लाने के लिए 272 आपको सीट इनको लाना पड़ता है, जिसमें इनकी बहुमत से सरकार बन जाती है। जब बहुमत की सरकार बन गई तो जो इनके बहुमत के पार्टी के नेता होंगे उनको पीएम, उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा आमंत्रण, उनके जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इनको नेता जब चुन लिया जाता है या बना दिया जाता है तो इनका जो आमंत्रण होता है वो इनको राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं और इनको एक विश्वास मत हासिल करना होता है। जब विश्वास मत हासिल हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इनको एक समारोह में बुलाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। आपका क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रसभा का अध्यक्ष। तो आपका जो होता है ये आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक, इनका जो मिनिमम एज होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, प्रधानमंत्री का मिनिमम एज क्या होता है? क्योंकि इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल होती है, तो बहुत सारे लोग 30 साल इसकी एज बता देते हैं। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, वो है 25। मैक्सिमम नो लिमिट। टेन्योर इनका 5 साल होता है। 5 साल का मतलब ये कि जब तक बहुमत में सरकार रहेगी तब तक होगा, तब तक आपकी सरकार बनी रहेगी। समझ में आया? इतना क्लियर है? बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि 2019 में कितनी टीमों ने वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो जो उसमें क्वेश्चन था कि 2023 में आपका वर्ल्ड 2000 सॉरी आपका जो 2019 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो अब इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ल्ड कप से? क्योंकि आपका वर्ल्ड कप हुआ है अभी, आपका ओडीआई वर्ल्ड कप भी हुआ है, आपका टी20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, तो इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो अब इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो आपका जो ये बात होती है कि इनसे इनसे ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकते हैं कि 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई उसका विनर कौन था? उसका विनर था ऑस्ट्रेलिया। वो पारी कौन भूल सकता है जो ट्रेविस हेड ने खेली थी? वो पारी कोई नहीं भूल सकता है। उस दिन जो हालात थे इंडिया के, मैं इलाहाबाद में था, वहां पे रूम लिया था और मेरे जब सेमीफाइनल जीता था इंडिया, इतने पड़ाके दगे हुए थे कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद इतने पड़ाके लाके रख लिया गया था कि जैसे ही इंडिया फाइनल जीतता है उसके बाद फिर हम इतने पड़ाके दगाएंगे, बट यार यहाँ पे हार गया। शुरू में तो जब इंडिया बैटिंग की थी तो हम सब उदास हुए थे क्योंकि बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे सारे लोग। फिर जब आपका ये क्या कहते हैं, जब समी ने विकेट लिया था तो सब एक बार लगा कि हाँ जीत सकते, बट यार ये हार गया था। तो विनर जो था वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। सेकंड पे था आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया इससे डिफीट हुई थी। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, इसमें जो मोस्ट रन है कि 2023 के वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? सबसे ज्यादा रन जो बनाया था वो थे हमारे विराट कोहली जी। ठीक है, और इनकी ये पिक्चर है, विराट कोहली जी जो 2023 में सबसे ज्यादा मोस्ट रन इन्होंने ही बनाया था। ये भैया मैं फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन फ्रेम होता है कि 2023 के ओडीआई में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था। आपका दे देगा कि ट्रेविस हेड, क्योंकि वो हाईलाइटेड थे। आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर डेविड मिलर, तो आपका ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है।
इसका जो आंसर होगा कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में मोस्ट रन विराट कोहली बनाए थे। मोस्ट विकेट किसके नाम है 2023 वर्ल्ड कप की? तो ये है आपका मोहम्मद शमी के नाम। ठीक, मोहम्मद शमी जी ने आपका सबसे ज्यादा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट लिया था। अब हम बात करते हैं कि 2024 वर्ल्ड कप, वो 2024 T20 वर्ल्ड कप में, तो ये फोटो को कौन भूल सकता है यार, कि जब रोहित शर्मा जीतने के बाद धीरे धीरे आए थे, लास्ट ओवर में कैसा सस्पेंस बना था, ये सारी चीजें हम नहीं भूल सकते हैं। आपका जो वो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा था, वो कितना यादगार कैच था, वो हमको आगे चल के पता चलेगा। तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 2024 T20 वर्ल्ड कप, इसमें आपका जो विनर थी वो थी हमारी प्यारी भारत टीम। इंडिया आपकी विनर थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका हारी थी इससे। उसके बाद फिर इसमें आपका कितनी टीमों ने आपका पार्ट लिया था? तो 20 टीम्स थी, ठीक, जिन्होंने पार्ट लिया था इसमें। और इसमें आपका क्या कहते हैं कि जो मोस्ट रन है, मोस्ट रन आपका इसमें विराट कोहली जी नहीं है। ये आप ध्यान रखना। इसमें आपका बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्ल्ड कप में विराट कोहली जी हैं, बट आपका जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें आपका जो सबसे ज्यादा रन है वो है आपका रहमुल्लाह गुरबाज का। मैं नाम लिख देता हूँ, रहमुल्लाह रहमानुल्लाह गुरबाज का। ठीक, ये आपका मोस्ट रन है T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ठीक, और ये हैं आपके अफगानिस्तान के। और आपका जो मोस्ट विकेट है, मोस्ट विकेट आपके दो दो लोगों का था। पहला था आपका फजल हक फारूकी, फजल हक फारूकी फारूकी, और दूसरा था अर्शदीप सिंह। इन दोनों के नाम 17-17 विकेटें थी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये फ्रेम हो सकता है कि नेक्स्ट होस्ट आपका कहाँ पे होगा। ये आपका क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेगा। तो नेक्स्ट होस्ट आपका जो ओडीआई का है, ओडीआई का जो 50 ओवर का खेला जाता है, और दूसरा कि T20 जो 20 ओवर का खेला जाता है। ठीक है, दोनों का वर्ल्ड कप होता है। तो ये इनका जो टाइम पीरियड होता है, ये 4 साल में एक बार होते हैं, ये हर साल में होते हैं। ठीक है, हर 2 साल में। तो अब जो नेक्स्ट आपका सॉरी ओडीआई जो आपका होगा, वो होगा आपका अफ्रीका। ये होगा आपका 2027 में। इसमें 3 कंट्री होंगी, पहला होगा अफ्रीका, दूसरा होगा जिम्बाब्वे, ठीक है, तीसरा होगा आपका नामीबिया। ठीक, और आपका जो T20 वर्ल्ड कप होगा, ये आपका 2026 में होस्ट होगा। और 2026 में होस्ट कौन करेगा? आपका इंडिया एंड आपका श्रीलंका। और अब की बार कौन होस्ट किया था T20 वर्ल्ड कप? अब की बार जिन्होंने होस्ट किया था वो था आपका साउथ अफ्रीका। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आप याद कर लेना। समझ में आया? इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो ये था कि जब आदमी बस में चढ़ा रहता है और जब बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है तो जो व्यक्ति होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, उसका रीजन क्या था? तो उसमें आपका जो रीजन था वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का था, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इसका जो डेफिनेशन है यही है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, और जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, या फिर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में होगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आप एक जगह पे छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो हमेशा उसी जगह पे ही खड़ी रहेगी या उसी जगह पे ही पड़ी रहेगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी।
अगर वो आप छोड़ दिए हो, जब तक कि उस पे कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए, कि जब तक कि आप उसको उठा वहां से उठा ना लो। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें, तो अगर आप मान लो प्रॉब्लम है, आपके घर की सिचुएशन है, आपके मम्मी की दवा करनी है या कुछ भी है, तो आप अगर एक फेज पे रुकी हुई हो या आप डिप्रेशन में हो, तो अगर आप इस चीज में हो, इस फेज में हो, तो आप वहीं पे रुके हुए हो। अगर आपको वहां से निकलना पड़ेगा, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ही वहां से आप निकल पाओगे। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आप अगर इस स्टेज पे हो कि आपकी मम्मी बीमार है या आपकी बहन की शादी करनी है, आपको जॉब लेना है, आपको अपने शौक पूरे करने हैं, तो उस जगह से आपको निकलना है, तो वहां से आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स को लगाने में आपको जितना भी पेन होगा, वो पेन आपको सहना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये अगर हम अच्छे से चीजों को पढ़ाई को रिलेट करके पढ़े ना, तो पढ़ाई इतनी प्यारी चीज होती है कि हमको इतने अच्छे से समझ में आती है चीजें। लेकिन यार यही है कि हम आते हैं, पढ़ते हैं, बोर बोर फील करके पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, निकल जाते हैं। बट नहीं यार, उस देखना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन कितने फ्रेम हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया वो बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। और जड़त्व का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अपनी जो स्थिति होती है उसके परिवर्तन का विरोध। ठीक है, परिवर्तन का विरोध। अब जो लोग नए होंगे वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया ये एक बात बताओ कि जो ये चीज होती है कि आपका जैसे हम बाइक चला देते हैं, तो आप तो क्वेश्चन ये बता रहे हो कि कोई भी वस्तु गतिमान में है तो वो रुक क्यों जाती है? तो गतिमान में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो आपका जब बाइक चला देते हैं या फिर साइकिल चलाते रहते हैं, तो जब हम बाइक का एक्सीलेटर लेना छोड़ देते हैं, वो रुक क्यों जाता है? तो भैया उसका जो रीजन होता है, वो होता है बाइक के टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है घर्षण। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तभी तो वो रुक रही है। तो इसका ये रीजन होता है। समझ में है? जो आपका सेकेंड लॉ है वो है आपका F बराबर ma, या F बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक। और आपका इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें वो वस्तु भारी है, तो उसमें आपका एक्सलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो चीज आपका ये होता है, क्या कहते हैं, अगर आपका जो तीसरा जो है वो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ ये कहता है अगर आप किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगा रहे हो, वो भी वस्तु आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। जैसे आपको कोई स्केटिंग करता है तो सड़क पे आपको पैर मारता है तभी आगे बढ़ता है। दूसरा चीज की जैसे, हाँ इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें, रियल लाइफ एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जैसे आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, तो उस बुक को पढ़ने के लिए आप जितना एनर्जी लगाओगे, जितने फोकस से आप पढ़ोगे, ठीक, जितने फोकस से आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा जल्दी वो समझ में आएगा, उतनी ही जल्दी वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, आपके माइंड पे। तो ये चीजें आपकी हो गई हमारी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जब कोई वस्तु हमारी गतिमान अवस्था में होती है, तो उस पे एक एनर्जी लगती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका एक फार्मूला होता है कि के बराबर 1/2 mv²। ठीक। तो ये आपका एक फार्मूला होता है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी पूछते हैं कि अगर कोई वस्तु आपकी 2 किलोग्राम की है और उसका वेग आपका 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये फार्मूले में आप यूज करके आप उसको लगा सकते हो। और क्या पता आपकी बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल आए या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आए। ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बार उनको, बच्चों को बाहर निकालना है। और जब उनको बाहर निकालना है तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, न्यूमेरिकल्स देंगे या फिर कुछ टफ क्वेश्चन बनाएंगे। बट आप अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। इसी के साथ साथ हम एक चीज और इसमें रिलेट कर सकते हैं, जो हमने पिछले भी क्वेश्चन में, पिछले भी स्टेप में डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी। यार राइटिंग नहीं बैठ रही इसमें पेन टैब में, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ।
बट आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हैं ना। तो इसमें यही होगा कि आपका ये जो होता है इसको यू से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला तो यू बराबर एम जी, जो वस्तु आपकी रुकी हुई रहती है, विरामावस्था में रहती है, उस पे जो एनर्जी लगती है वो आपका होता है यू बराबर एम जी एस। जिसमें यू आपका हो गया द्रव्यमान, जिसका यूनिट होता है केजी। जी आपका हो गया एक्सलरेशन। और आपका एच हो गई आपकी हाइट, HEIGHT। ठीक। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वंदे भारत, वंदे भारत के अगर वंदे भारत, वंदे मातरम माफ कीजिएगा, वंदे भारत के वंदे मातरम के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका भी ये फ्रेम हुआ था कि वंदे मातरम के आपके रचनाकार कौन है। रचनाकार, तो रचनाकार आपकी ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक। तो ये हैं आपके वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी। हम अब और कैसे चीजें रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है। तो हम चीजें ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इसके आपका जो ये वंदे मातरम लिया गया था, ये आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, इसके बाद जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपका एक राष्ट्रगीत भी है भारत का। राष्ट्रगीत आपका क्या है, वंदे मातरम। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया वंदे मातरम और सॉरी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर होता है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ठीक। राष्ट्रगीत जो होता है वो आपका है वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान होता है आपका जन गण मन। जन गण मन। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब जन गण मन किसने लिखा था, तो इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अब रविंद्रनाथ टैगोर से आपको कुछ याद आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताई थी जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद आ रहा है ना, रिलेट हो रहा है ना। ऐसे ही चीजें रिलेट करेंगे। तो इसमें जब पिछली बार हम पढ़े थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन का एक रीजन क्या था, उसमें रीजन था आपका जलियांवाला बाग कांड। ठीक। तो उसमें जलियांवाला बाग कांड, उसके बाद फिर आपका और भी सारी चीजें थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपका जब 1905 में आपका वो हुआ था, क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक। जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो इसमें इन्होंने क्या वो एक गीत गाया था जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। ठीक है भैया। और ये आपका इस टाइम जो बंगाल का है वो नेशनल एंथम भी है। समझ में आया। नेशनल एंथम। तो आपका ये जो अमार सोनार बांग्ला है, ये नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश का है। ठीक। और ये बंगाली भाषा में है। तो इतनी चीज समझ में आई। तो एक चीज से एक बार मैं फिर रिकॉल करवा रहा हूँ, कितनी चीज रिलेट करें। वंदे क्वेश्चन ये था कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और ये वंदे मातरम का कहाँ से लिया गया है, तो वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन है, कौन सा है, तो वो है आपका भारत का राष्ट्रगीत आपका है वंदे मातरम। दूसरी चीज कि हम सब इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर होता है। राष्ट्रगीत आपका है वंदे मातरम। और आपका जो राष्ट्रगान है वो है जनगण मन। जनगण मन की जो टाइमिंग होती है वो 52 सेकंड होती है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। 52 सेकंड होते हैं। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी से एक चीज ये आती है, जब 1905 का
1905 में जब बंगाल का जो विभाजन हुआ था, तो उसमें इन्होंने एक शोक गीत, ये आपका एक शोक गीत भी है, एक शोक गीत उन्होंने गाया था, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। और ये नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश का है, ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड है। एम्फोट एमोहो गलत गलत लिख दिया हूँ, मैं करेक्ट करता हूँ इसको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, टेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उसमें तीन ऑप्शन दिया था, जिसमें से एक ऑप्शन था आपका Al2O3। तो अगर नॉर्मली मुझे पढ़ाना हो तो मैं यहाँ से पढ़ा के निकल जाऊं कि हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, Al2O3 है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बट हम यहाँ पे ये करने नहीं आए हैं ना, क्योंकि ये कर रहा हो तो और सारे चैनल्स पे चल रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। बट हमको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। तो स्टार्ट करो, जितनी भी चीजें हैं माइंड की उसको अपना किनारे रख दो। बात क्या चल रही है माइंड में, क्या है कि आप लाइब्रेरी में हो, पढ़ रहे हो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो इधर। जो दिमाग आपका थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है ना, फोकस यहाँ लाओ, फोकस फोकस। ठीक है, कि क्या खाना बनाना है, ज्वाइनिंग हो गई नहीं होगा, सब चीज साइड में रखो, सिर्फ इधर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी आपका क्या होता है, अगर अब हम इसको हिंदी में मतलब निकाले तो जो जो दोनों का क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। अब दोनों का क्या मतलब, अब दोनों का मतलब ये हुआ, अगर हम एकदम बेसिक से पढ़े तो देखो, एक होता है एसिड, एक होता है आपका बेस। ठीक, एसिड का मतलब होता है आपका अम्ल, बेस का मतलब होता है आपका क्षार। ठीक, अब एसिड में आपका क्या होता है, ये खट्टे होते हैं, ठीक, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉर होते हैं। ठीक, और आपके जो बेस होते हैं वो आपके बिटर होते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया तो इमली हो गई, इमली के साथ आपका हो गया संतरे हो गए। ठीक, संतरे हो गए आपके, नींबू हो गए, ठीक, आपकी दही हो गई, और इसका आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये हो गया आपका टेस्ट के बेस पे। दूसरा आपकी जो पहचान होती है, ये जो अम्ल होते हैं ये आपके जल में H+ आयन देते हैं, और आपके जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। ठीक, तीसरा आपका ये हो गया कि आपका ये इनको पहचानते ऐसे है कि एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर होता है। अब लिटमस पेपर क्या होता है पता है, देखो लिटमस पेपर वो होता है कि ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। जब सीडीएस का एग्जाम दिया था ना, तो आया था कि लिटमस पेपर आपका कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल, और तीन और ऑप्शन थे, तो इसमें आपका जो लिटमस पेपर है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। अब नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर में और कौन सा है, आपका आता है टर्मेरिक। ठीक, इसका भी आगे डिस्कस करते हैं। तो लिटमस पेपर में आपका क्या होता है, जो अम्ल होता है वो आपका नीले से लाल हो जाता है, अम्ल आपका जो होता है वो नीले से लाल हो जाता है, और आपका जो क्षार होता है तो आपका लाल से नीला हो जाता है। ये समझ में आया। तो लिटमस पेपर को आप जो लिटमस पेपर में आपका नीले से लाल हो जाता है, और अम्ल नीले से लाल हो जाता है, जो आपका क्षार होता है वो लाल से नीला हो जाता है। ये चीज समझ में आई। अब आपका जो हल्दी होती है, ठीक है, पहला लिटमस पेपर हो गया, दूसरा आपका टर्मरिक हो गया। हल्दी होती है, हल्दी में अगर आप अम्ल अम्ल में आप हल्दी डालोगे, तो या फिर हल्दी में आप अम्ल डालोगे तो आपका क्या होगा, ये कोई भी कलर नहीं शो करेगा। मतलब आपका जो हल्दी होगी इसमें चेंज कलर, इसमें कलर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है कलर। लेकिन आपका जो क्षार होगा, क्षार में आपका ये कलर चेंज हो जाता है, ठीक है।
और ये हो जाता है लाल कलर का। इसका एग्जांपल दिखाओ। देखो जैसे जो कपड़े होते हैं हमारे, वो क्या कहते हैं, कपड़ों में कभी कभी सब्जियां दाल वगैरह गिर जाती है, देखो उसको जब धुलते हैं ना तो लाल कलर का हो जाता है। तो इसका भी आपका एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि लिटमस पेपर आपका कौन से, आपका लिटमस पेपर आपका कैसे मिलता है। तो एक पेड़ होता है जिसका नाम है लाइचीन। ठीक। लाइचिन है, और ये आपका लाइचिन जो होता है ये कौन से किंगडम पे पाया जाता है। समझ में आया कितनी डीप में आप पढ़ रहे हो। तो ये एक प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम। ये आपका पाया जाता है थैलोफाइटा में। थैलो, पता है मुझे ऊपर से गया ये इतनी चीजें। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, नहीं तो किसी दिन थ्योरी क्लास करेंगे उसमें हम जो ये मुश्किल मुश्किल टर्म है उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपका इतना हो गया, समझ में आया। अब है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, देखो अब एक चीज ये समझ लो कि जैसे कोई जो आपकी धातु होती है, जो मेटल होती है, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बना देती हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। इतनी समझ में आई। जैसे आप मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2MgO। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपकी वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी कैसे हम करते हैं ये भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक। अब इतनी चीज समझ में आई। तो ये आपका मेटल जो होते हैं, अब मेटल क्या होते हैं, ठीक है, एकदम डीप में पढ़ो, एक एक चीज तोड़ के पढ़ो, तोड़ मड़ोड़ के पढ़ो। मेटल वो होते हैं जो चमकीले होते हैं। ठीक। चमकीले होते हैं, जो प्रत्यास्थ होते हैं। प्रत्यास्थ मतलब पता है आपको, जो आपके आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय एग्जाम्पल बताता हूँ, रुको भैया सबर करो यार। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, चमकीले, चमकीले में आपका हो गया जैसे सोना, चांदी। ठीक। AgAu से बोला जाता है इनको। प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ आपको होते हैं वो आपका इलास्टिसिटी जिसे बोला जाता है। जैसे सोना को आप खींचोगे, आपका एक आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का, आपके इन्होंने गोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें इन्होंने 2 ग्राम पन्नी को, 2 ग्राम सोने को, बहुत ही लंबी सोने की पतली पन्नी बनाई थी। तो आपके ये जो मेटल होते हैं वो प्रत्यास्थ मतलब कि आपके ये खींचने पे आपके बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आघात वर्धनीय मतलब समझ रहे हो। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो जो एक एक घंटी लगती थी ना, समझ में आ रहा है ना कि इस पे कितना भी पीटो असर नहीं करने वाला है। तो घंटी लगती थी, उसमें आघात किया जाता था, मतलब उस पे चोट मारी जाती थी। तो मेटल पे चोट मारने से टन टन की आवाज भी आती है। समझ में आया। आप लाइब्रेरी में हो ना। आप एक वो क्या कहते हैं, कोई खड़ा उड़ा हो तो मेज पे मारो अपने, देखो टन टन की आवाज आएगी। तो इसमें टन टन की आवाज भी आती है। गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। तो ये आपके मेटल से हम इतनी चीज देखो, मैं आपको बता देता कि हाँ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मेटल कहते किसे ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, मैं वो चीज लेके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटल ऑक्साइड। अब दूसरी चीज की आपका नॉन मेटल भी होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये आपका हो गया जैसे नॉन मेटल में आपका आ गया H2, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, आपका आ गया ऑक्सीजन। तो ये चीजें आपकी होगी नॉन मेटल। अब मेन चीज के बारे में, जो मेन चीज के बारे में बात करते हैं कि आपका जो मेटल होता है, यहाँ पे आप एकदम अच्छे से समझना। ठीक है, आपका जो मेटल होता है, आपका जो मेटल होता है, मेटल मतलब धातु। धातु मतलब आपको तुरंत ये सारी चीजें याद आनी चाहिए। चमकीले होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। और हाँ, अगर नॉन नॉन मेटल की बात करें ना तो ये चमकीले नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, प्रत्यास्थ नहीं होते हैं। एक्सेप्शन एक दो केसेस हैं, ठीक है, उसको हटा के प्रत्यास्थ नहीं होते हैं। ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। ठीक। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं अपनी जो जो क्वेश्चन आया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो उसमें जो आपका मेटल होते हैं
इनका जो नेचर होता है ना मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड होते हैं। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है समझ में आ गया? जब मेटल आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो आपका जो मेटल होते हैं ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है उनका जो नेचर होता है ना वो बेस होता है, बेसिक होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है ये आपका होता है एसिडिक। अरे यार हाँ, एसिडिक। समझ में आया? मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो आपका बेसिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है तो वो आपका एसिड होता है। अब ऐसे ऑक्साइड जो आपके दोनों दोनों नेचर प्रेजेंट करे उसे बोला जाता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, ये आपके एसिड भी नेचर प्रेजेंट करते हैं, ये आपके बेस नेचर भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल हो गया आपका एल, अरे हाँ, आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका जो हो गया दूसरा जेडेनो, ये आपके हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आया एक क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगता है, कैसे चीजें रिलेट कर सकते हैं? अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हो इसमें, रिलेट कर। चलो रिलेट कर लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आपका Al2O3 या जेडेनो। ठीक, ये हो गया। दूसरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपका ये, हाँ, एसिड जो होते हैं वो जल में घुलने से आपका क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं। और जो बेस होता है वो आपका OH- आयन देते हैं। ये इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, सॉर मतलब खट्टा होता है। और जो बेस होता है उनका जो टेस्ट तो वो बिटर होता है। इनके एग्जाम्पल जैसे इमली, संतरे, नींबू, दही। और जो बिटर का क्षार का एग्जाम्पल हो गया वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH। और जो मेन एग्जाम्पल है, जो मेन चीज है वो आपका ये कि लिटमस पेपर पे जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता है। और आपका जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। तीसरा, जो टर्मरिक होती है वो अम्ल में कोई कोई कलर प्रेजेंट नहीं करती है। और क्षार में आपका ये रेड कलर की हो जाती है। समझ में आया? और जो आपका मेन क्वेश्चन है अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा तो ये आपका पूछ लेगा। और ये ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ कि हवा में, ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, जाके उठा के पढ़ लेना। ठीक है। तो ये आपका हो गया लिचेन, जिसका प्लांट, ये लिचेन एक प्लांट होता है। और ये एक प्लांट किंगडम होता है जो थैलोफाइटा में पाया जाता है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। लिचेन नाम का एक पेड़ होता है। ठीक। तो इतनी चीज है। अब देखो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब मेटल ऑक्साइड से सब पहले एक चीज को तोड़े। मेटल मेटल आपके चमकीले होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन, कुछ आपके एक्सेप्शन होते हैं। तो आपका ये मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। अब जब मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, चीजें रिलेट कर रहे हो ना, जो मेटल ऑक्साइड का नेचर हो तो वो आपका बेसिक होता है। और आपका नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर हो तो आपका एसिडिक होता है। अब जो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों का नेचर प्रेजेंट करे, मतलब कि आपका ये एसिड का भी और बेस का भी, तो आपका ये हो जाएगा ये Al2O3 एंड ZnO, मतलब कि ये आपका हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोल देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें आपका आया था कि विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है विश्व विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब की बार अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2024 की थीम क्या है। 2024 की थीम, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूँ। तो इसकी जो थीम है वो लैंड रिस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, डिसर्टिलेशन, डिसर्टिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसका हिंदी में मतलब होता है भूमि बहाली, भूमि बहाली
मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखी सूखा लचीलापन। ठीक, तो ये आपका थीम था। अगर इसके स्लोगन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का स्लोगन जो होता है वो ये होता है कि आवर लैंड आवर फ्यूचर। इधर 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 फोकस मत हटाओ, कुछ ही देर की बात है। तो ये आपका थीम हो गया। थीम आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 2000 विश्व पर्यावरण 2024 की थीम क्या है? तो लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और इसका जो स्लोगन है वो आवर लैंड आवर फ्यूचर है। इतना समझ में आया? हाँ, बिल्कुल। अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इनसे क्वेश्चन और जो फ्रेम हो सकते हैं कि वर्ल्ड योगा डे ये बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड योगा डे आपका मनाया जाता है 21 जून को। इतना समझ में आया ना? ये आपका मनाया जाएगा 21 जून को। और ये आपका इसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक, इसकी थीम थी। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब की बार वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट कहाँ किया गया था? सेलिब्रेशन तो अब की बार आपका हुआ था ये कारगिल में। इसको आप क्वेश्चन याद कर लो, ये आ सकता है। अगर और सारी चीजें, अगर और डेट की बात करें तो जो फेमस है जैसे वर्ल्ड वाटर डे का आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मार्च। इसके बाद वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे आपका मनाया जाता है ये 21 अप्रैल को। ठीक, सॉरी 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 22 अप्रैल को। तो इनसे इतने क्वेश्चन हमारे बन गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये था कि आपका ये हाँ हाँ शिखर के बारे में था कि गुरु शिखर आरावली पर्वत की which of the highest peak of आरावली माउंटेन। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु शिखर। ये आपका आरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका गुरु शिखर है। अगर इनसे और भी क्वेश्चन हम फ्रेम करें तो इससे क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि जैसे कुछ और चोटी की बात कर लेते हैं तो आपका सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन की आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका धूपगढ़। ठीक, धूपगढ़। उसके बाद आपका मैकाल माउंटेन की आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका अमरकंटक। इसके बाद आपका एक पश्चिमी घाट जिसे वेस्टर्न आपका घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की आपकी जो हाईएस्ट चोटी है वो महेंद्रगिरी। महेंद्र ए महेंद्रगिरी। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की है। आपका ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। ठीक, अच्छा हाँ, वेस्टर्न घाट से अगर हम रिलेट करें तो वेस्टर्न घाट को एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ। ये इसको आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ठीक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। किसे? आपके वेस्टर्न घाट को। समझ में आया? इसके बाद आपका एक और देख लेते हैं, नीलगिरी।
नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका डोडा बेट्टा। ठीक, इतना समझ में आया। और एक अना अना मलाई है, अना मलाई करके। राइटिंग नहीं बैठ रही यार। अना मलाई। इसकी जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो है आपका अनामुडी। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं, या और भी उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। अब आपका तो समझ में आया। आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। इसके बाद अभी आपको लैंड स्केपिंग स्केपिंग भी पढ़ाना है। उसके बाद फिर वैश्विक तापन, क्लोरोफोर फ्लोरोकार्बन, लार्जेस्ट विंड फार्म श्रीलंका। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो अभी के लिए आप इतने ही पढ़ो। अगली वीडियो हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। तो समझ में आया कैसे पढ़ाई करते हैं, कर रहे हैं? ठीक है ना? तो आपके ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। मायने ये नहीं रखता है कि आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और निकल जा रहे हो वहां से, समझे? मायने ये रखना है कि उन क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। समझ में आया? और ये स्लाइड्स जो देख रहे हो ना, बहुत मेहनत करके बनानी पड़ती है। तो कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं जो आप अभी हो। फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस और कंटिन्यूटी। कंटिन्यू रहोगे आप, तो देखो कंटिन्यूटी में ये होता है कि जैसे आप एक चीज आज पढ़े, उसके बाद फिर आप यहाँ तक पढ़े, फिर यहाँ से छोड़ दिए। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो यहीं से जैसे ये आपका एक दिन कंप्लीट हो गया, ये आपका दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, ये आपका दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, तो आप यहीं से चीजें उठाए और यहीं से फिर आगे बढ़े। उसके बाद फिर ये दूसरा दिन खत्म हो गया, फिर तीसरा दिन आपका आया, तो आप फिर यहीं से जहां से खत्म हुआ था यहाँ से चीजें उठाए, फिर यहाँ से रिलेट कर गए। फिर आपका जो चौथा हुआ, चौथा दिन आया, चौथे दिन में फिर आप यहाँ से चीजें उठाए, फिर यहाँ से आगे बढ़ गए। तो इससे देखो आपकी एक जो रिलेट वाली चीजें होती है ना, कि आपको याद रहेगा कि एक दिन पहले ये मैं पढ़ा था, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। और अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हो ना यार, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आज आप यहाँ रहे, उसके बाद फिर कल आप यहाँ पहुंच गए, फिर आप यहाँ पहुंच गए, फिर आप यहाँ पहुंच गए, फिर आप यहाँ पहुंच गए। आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल ज्योग्राफी पढ़ने लगे, परसों कुछ और पढ़ने लगे। हाँ, आप अलग अलग चीजें पढ़ो, लेकिन तब जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। और एक चीज बताऊं, ये जो मैं इस तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी उनकी टीचिंग स्किल है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं ये आपका जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका करंट अफेयर हो गया, फिर नीचे आओ, ये आपका फिजिक्स हो गई, ये आपकी फिजिक्स हो गई, ये आपकी हिस्ट्री हो गई, और ये आपका साइंस हो गया, साइंस में आपका केमिस्ट्री हो गई, और उसके बाद फिर नीचे आओ, ये आपका करंट हो गया, ठीक है, और ये आपका ज्योग्राफी हो गया। मैं इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन आपका जो मेन आपको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन एक सेट से दे दे, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक सेट से देंगे। उसमें क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, कभी बायो के। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन कर लेना, अगर देख रहे हो यार, तो अच्छे से पढ़ाई करो और खुश रहो यार, ठीक है? जहाँ पे हो जल्दी से जल्दी निकलो। और ये जो न्यूटन का नियम पढ़े थे ना, कि यहाँ से अगर आपको निकलना है ना, तो फोर्स लगाने पड़ेगा। अच्छा, समझ में आया? मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो यार। इतना पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद।